तो हेलो मेरे फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर्स लॉ में एक नई और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट की बायोलॉजी की क्लास है अपनी, जो आपके कोर्स चल रहा है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी उसकी। तो आज जो अपनी क्लास है वो थर्ड लेक्चर की है, टॉपिक नंबर थर्ड, लेक्चर नंबर थर्ड। इससे पहले मैंने बायोलॉजी का सिलेबस एनालिसिस आपको करवा दिया है, प्रीवियस ईयर का पेपर जो था वो पूरा मैंने आपको सोल आउट करवा दिया है, और शुरू के जो दो टॉपिक थे जिनमें से क्वेश्चन आता है मोस्ट, वो मैंने करवा दिए। तो जो भी नए व्यूअर्स है, मेरे छोटे भाई बड़े भाई बहन है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके पहले वो क्लियर करें, फिर थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि सारा एक दूसरे से रिलेटेड बहुत अच्छे टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने क्लास प्रोवाइड करवाई है आपको। तो आज की बात करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वह ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। देखो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर से मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। थ्योरी पेपर है, जितना ज़्यादा याद रहेगा, जितने ज़्यादा शब्द माइंड में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे। थ्योरी पेपर है आपका, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो बायोलॉजी का मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द था, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द था। इसके ब्रांचेस वगैरह मैंने बता दी थी, फादर मैंने एरिस्टोटल इसका बता दिया था, ठीक है। बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो आपके जो फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक था, फर्स्ट जो आपके टॉपिक था बायोलॉजी के अंदर वो था इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का परिचय, जीवित विश्व का परिचय। और जो सेकंड टॉपिक था वो था कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। एक जो सजीव है उसके क्या क्या कैरेक्टर होंगे, जो जीव होता है उसको क्या क्या कैरेक्टर होंगे। दो चीज थे, ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। तो अब एक चीज देखना, थर्ड जो अपना टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक चीज समझाता हूं, यहां से एक चीज समझना, बहुत कुछ क्लियर होएगा यहाँ पे। फोर्थ जो आपके टॉपिक रहेगा वो है इवोल्यूशन एंड ईजेनेसिस, जिसको बोलते हैं विकास और क्रमागत उन्नति। विकास और क्रमागत उन्नति। अब बायोलॉजी में टोटल 12 टॉपिक है, आज थर्ड नंबर का कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्लासें रहेगी उनमें मैं बहुत जल्दी सिलेबस करवा दूंगा। पहले देखो, पढ़ना ही मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर जगह पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। पढ़ाई तो बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म है, कॉलेज में भी हो रही होगी, पर कुछ चीज़ सीखना, उसको सीधा दिमाग में लाना, सिलेबस क्या है, अपना कोर्स क्या है, वो चीज़ समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द था जो दो शब्दों से मिलकर बना होता, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है जीव, लोगस का मतलब होता है उसका अध्ययन करना, उसके बारे में स्टडीज करना। तो मैंने ये चीज़ शुरुआत में बताई थी कि बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में एक जीव के बारे में पढ़ोगे। तो जीव के बारे में आप अधिकतम मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हो कि उस जीव के जन्म से लेके, ठीक है, उस जीव के जन्म से लेके उस जीव की जो प्राकृतिक मृत्यु है, आपने मार दिया वो नहीं, नेचुरल रूप से उसकी डेथ हुई है, उसके बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक जितनी भी बीच में प्रक्रियाएं हो रही हैं, जितने भी उसके रिलेशन थे, जो भी वो कर रहा है, सारी कुछ चीज़ें अपन पढ़ सकते हैं। भाई देखो, बायोलॉजी का मतलब क्या हो रहा है कि जीव का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। तो एक जीव के बारे में क्या क्या पढ़ सकते हो, उसका एनवायरमेंटल के साथ क्या रिलेशन है, दूसरे जीवों के साथ क्या रिलेशन है, अदर जो जातियाँ हैं, जो जीवों की और प्रजातियाँ हैं, उनसे क्या रिलेशन है, किस प्रकार वो कंपटीशन कर रहा है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है, कहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, कहाँ से वो पोषण ले रहा है, किस प्रकार वो नेचुरल में खुद को सर्वाइवल कर रहा है, अपनी जो पीढ़ी है वो कैसे कर रहा है, जनन कैसे कर रहा है, पोषण कहाँ से ले रहा है, उपापचय, उसके पेट में जो क्रियाएं हो रही है, रासायनिक केमिकल जो मैकेनिज्म हो रही है वो क्या क्या हो रही है, ये चीज़ कर सकते हैं अधिकतम अपन उस जीव के बारे में। तो ये सारा कर सकते हैं। अब बात आती है बायोलॉजी की स्टार्ट हुई, ठीक है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, एरिस्टोटल्स का फादर है, इसकी ब्रांचेज होती है बोटेनी और जूलॉजी। बोटेनी का थियोफ्रेस्टस। बोटेनी में क्या करते हैं, बायोलॉजी की मेनली दो ब्रांच है, बोटेनी और जूलॉजी। बोटेनी में करते हैं पादपों का अध्ययन। अब वही चीज सेम पादपों में, पादपों के बारे में क्या पढ़ सकते हैं, एक बीज से लेके, बीज को मैंने लगा दिया, वहां से लेके इससे दूसरा पेड़ बन के उसके जब बीज आएंगे, मतलब जन्म से लेके मृत्यु, दोबारा ये फल उत्पादन दे दिया अपने को, प्रोडक्शन दे दिया, और दूसरा सीड का निर्माण कर दिया ताकि इसी बीज से अपन और आगे बढ़ा सके, वहां तक स्टडी कर सकते हैं। वो सारा आता है बोटेनी में। और बोटेनी का फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ये मैंने बताया है, फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे पढ़ रहे क्या है और क्यों बता रहा हूँ। ये टॉपिक मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ पे, ये एक आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है सेल बायो की, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से सिर्फ 3 क्लास में करवाऊंगा, और वहाँ से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 7 नंबर का और एक 10 नंबर का, 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 3 नंबर के में, एक 5 नंबर के में, 4 टॉपिक्स में, 4 टॉपिक की मैं 4 क्लास दूंगा आपको। तो आज थर्ड क्लास अपनी, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, बोटेनी का फादर थियोफ्रेस्टस, पादपों के बारे में, वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं। फिर आती है इसकी सेकंड ब्रांच जूलॉजी। जूलॉजी में क्या करते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। फादर कौन है, एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु इसका पिता है,
जूलॉजी का जनक अरस्तु है और बायोलॉजी का जनक भी एरिस्टोटल या अरस्तु को ही बोला जाता है। हाँ, ये अपने जीव के बारे में हुई कि बायोलॉजी में ये चीज़ें पढ़ते हैं, ये ब्रांचेज है, ये इसका फादर है। अब बायोलॉजी के अंदर एक जीव के बारे में मैंने बताया शुरू से लेके अंत तक। तो अब जीव के बारे में पढ़ रहे तो आप नॉर्मली ये सोचो कि हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के ऊपर जीव कैसे आया। हम किसी कुत्ते बिल्ली के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि ये कुत्ता था मेरे पास, वो कैसे बना। हम शुरू से स्टार्ट करेंगे कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई इस धरती पे, ये जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो उसमें सबसे पहले अपने पास जो टॉपिक आना चाहिए था सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आना चाहिए था ये ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई या पृथ्वी पर सबसे पहले जीव कैसे आया। अपने को पहले ये पढ़ना चाहिए था। फिर पढ़ना चाहिए था लिविंग वर्ड के बारे में। क्या लिविंग वर्ड जो आपका है ये वाला जीवित विश्व का परिचय, कि पृथ्वी पे जीव तो आ गया, क्योंकि इस टॉपिक में अपन यही पढ़ेंगे कि सबसे पहले पृथ्वी पर जीव जो है सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म आया कैसे, क्या क्या उसकी थ्योरीज है, क्या क्या उसके सिद्धांत है, कौन कौन से मॉडल है, कौन से वैज्ञानिक ने दिया है, कौन उसका सपोर्ट करता है, कौन उसका डिमोटिवेट करता है उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ठीक है पृथ्वी पर जीव आ गया, अब जीव आ गया तो उसका परिचय अपन देखते हैं लिविंग वर्ड, जो कि ये टॉपिक मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। उसके बाद में देखते हैं अपन कि जीव तो आ गया, पर जीव कहेंगे किसको, कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, सजीवों के लक्षण। तो देखो जीव किसको कहते हैं, जिन्होंने देखा या नहीं देखा मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव किसको कहेंगे। देखो जीव एक ऐसी चीज़ है जिसको अपन एक निश्चित परिभाषा है कि मैं आपको कहूँ कि कॉमनली मैंने 3 लाइन डेफिनेशन की दे दी और इसमें मैंने बता दिया कि इसको जीव कहते हैं, नहीं, रॉन्ग, नहीं कह सकते। क्योंकि जीव कुत्ता भी जीव है, बिल्ली भी जीव है, चींटी भी जीव है, ठीक है, हाथी भी जीव है, आप भी जीव हो, मैं भी जीव हूँ, जो आपको चीज़ दिख रही है वो सब जीव है। तो उसकी अपन ऐसे परिभाषा थोड़ी दे सकते हैं, फिक्स वर्ड में अपन नहीं बता सकते कि वो उस चीज़ को मैं जीव कह दूंगा जिसके 4 पाँव हैं, आंखें हैं, जो सुनता है, बोलता है, खाता है, मैं उसको जीव कह दूंगा, नहीं। तो जिसकी साइज के आधार पर ऐसे मतलब पर्सनली अपन जीव की परिभाषा नहीं दे सकते। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि पर्सनली हम जीव की परिभाषा नहीं दे पाते। तो जीव को अपन डेफिनेशन या डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर्स देखते हैं, उसके लक्षण देखते हैं, उसके क्या देखते हैं, गुण देखते हैं। अब मैं कहूँ आपको कि एक सजीव के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगा, आप मेरे को पूछे कि यार सर जीव किसको कहेंगे, आप मेरे को इतना बता दो सर कि जीव किसको कहेंगे। तो मैं ये ऐसा सीधा नहीं बता सकता कि हाँ उसको जीव कह देंगे। मैं कहूँगा कि जिस प्राणी में या जिसमें ये निम्न लक्षण पाए जाएंगे उसको मैं जीव कहूँगा। ठीक है, लक्षणों के आधार पर अपन कह सकते हैं। तो क्या क्या लक्षण होने चाहिए मेनली, दोबारा बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना, जिन्होंने देख लिया है उनका रिवाइज हो रहा है, फिर ये टॉपिक तब समझ में आएगा चौथा, इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। तो क्या क्या एक सजीव में क्या क्या लक्षण होना चाहिए, सेकंड टॉपिक आपका ये है कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, कि सजीव में लक्षण क्या क्या होना चाहिए। पहला होना चाहिए वो वृद्धि करने वाला हो, ग्रोथ करे, ठीक है, रिप्रोडक्शन, जनन करने वाला हो, हर किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव हो, उसमें चेतना हो, कॉन्सिनेंस जिसको बोलते हैं चेतना, वो हो, उपापचयी क्रियाएं उसके अंदर होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं वो हो, वो उत्सर्जन करता हो, वो रेस्पायरेशन करता हो, श्वसन करता हो, उसको जीने के लिए पोषण की आवश्यकता हो। अब ये डस्टर है, ये पड़ा रहेगा कितने ही साल, इसको जीने के लिए पोषण न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं है, ये श्वसन नहीं करता, इसमें वृद्धि नहीं होएगी पड़े पड़े, ये जनन नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई केमिकल प्रक्रिया नहीं चल रही है अपने आप। और क्या क्या होता है, इस चेतना, इसके अंदर कोई चेतना नहीं, इसके सुई घुसाओगे ना इसके दर्द नहीं होगा, ना ही आपको बोलेगा ना ही हिलेगा, जबकि आपके घुसाओगे ना तो आप सेंसिटिव हो, पता चल जाएगा, कॉन्सिनेंस आप में चेतना पाई जाती है। तो ये इन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये जीव है, ये जीव है। वो जनन करता हो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करता हो, वो उसमें कॉन्सिनेंस चेतना पाई जाए, उपापचय मेटाबॉलिज्म वो करता हो, उत्सर्जन वो करता हो, रेस्पायरेशन उसमें पाया जाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वो उसको चाहिए हुए, आगे सर्वाइवल करने के लिए उसको पोषण की जरूरत पड़े, उसको जीव कहते हैं। तो 2 टॉपिक थे फर्स्ट और सेकंड, उनमें यही चीज़ देखी थी हमने कि यार लिविंग वर्ड क्या होता है, जीवित विश्व क्या है, और एक जीव किसे कहेंगे, कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। अब थर्ड चीज़ देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीव के बारे में देख लिया। अब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत इजी लैंग्वेज में, समझ में आएगा सारे बच्चों के। वैसे देखो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ रूम में आपको बोर्ड लगा के कैमरे के सामने, ये है ऑनलाइन मतलब रिकॉर्डेड क्लास है। तो मेरे को कुछ चीज़ें मैं सोच के आता हूँ कि आज मेरे भाई बहनों को ये चीज़ समझाऊंगा अच्छे से, और ये चीज़ उनके लिए मोस्ट है। पर अब जब मैं अकेला रिकॉर्ड करता हूँ ना तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि मैं चाहते हुए भी नहीं बता पाता, आपको भूल जाता हूँ मैं। अभी यही क्लास ऑफलाइन और आप सामने हो ना तो पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। कम्युनिकेशन जो अपना होता है ना, संपर्क, वो बहुत ज़रूरी है किसी को अपनी बात समझाने के लिए। फिर भी मैं 101% कोशिश करूँगा
कि जो मेरी बातें हैं, जो आपके सिलेबस की बातें हैं, जो आपको कॉपी में लिखनी है, जो आपको समझानी है, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना बेटर से बेटर दे पाऊँ। वैसे बात करें बायोलॉजी सब्जेक्ट से नहीं है, फिर भी मैं बायोलॉजी कोशिश करूँगा आपको कि एग्रीकल्चर जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, उससे बेस्ट पढ़ाऊँ या उतना तो पढ़ाऊँ, उससे कम, उससे लेवल नीचा नहीं होना चाहिए अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक अपना। उससे पहले यार मैं आपको बताऊँ, ठीक है, थोड़ा सा आप सपोर्ट किया करो। थोड़ा सा क्या है ना, 1 मिनट, 987654, थोड़ा सा सपोर्ट किया करो। और भी मैं क्लासें करवा रहा हूँ, इंग्लिश की 4-5 क्लासें मैंने करवा दी है और मैथ की क्लासें कल टीचर आएंगे, तो कल संडे है, ठीक है, तो उनको बुलाया है कैसे जैसे रिक्वेस्ट करके, पेमेंट, तो वो जैसे आएंगे तो मैं उनसे 5 या 6 लेक्चर एक साथ रिकॉर्ड करवा लूँगा। फिर जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, मेरे खुद का भी कॉलेज के चक्कर में नहीं मिल पाता। आज मैं 6 बजे, सुबह 8 बजे गया था, 6 बजे आए हैं, सुबह से खाना नहीं खाए थे। ठीक है, तो कॉलेज में थोड़ा सा अभी चल रहा है, हमारे खुद के प्रैक्टिकल वगैरह तो बिजी रहते हैं। बाकी मैं कोशिश यही करूँगा, कल इंग्लिश वाले टीचर भी आएंगे और मैथ वाले टीचर भी आएंगे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर है, कम से कम उनको 14-15 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो उनसे मैं क्लासें करवाऊँगा आपकी, एक साथ 6-7 क्लास रिकॉर्ड कर लूँगा, जितना वो कहेंगे, जितना अपन उनको देंगे, ठीक है, उस हिसाब से तो मैं आपको वो धीरे धीरे प्रोवाइड करवाता रहूँगा एडिटिंग करके। तो आप वो देखें, सोइल साइंस की क्लासें हो रही है, एक मैम की भी मैंने करवाई है, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर मैंने कंप्लीट करवा दी, एग्रोनॉमी में करवा रहा हूँ, फॉरेस्ट्री के 6 लेक्चर करवा दिए मैंने, और बायोलॉजी के 4th टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री के मैंने 2 करवा दिए। प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल पेज पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, स्वाइप अप करके और सारी चीज़ें देखो, मेरे को फीडबैक दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ऑल इंडिया आप कहीं से भी हो, तो वो सारी चीज़ें देखो। और नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, खुशी मैम चैनल के नाम से, तो उस पर जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना। पीजी वगैरह की क्लास है, एग्रीकल्चर की बहुत अच्छे क्वेश्चन है, MCQ वगैरह, और BSc क्लास है, आप जो कहोगे वो पढ़ा देगी मैम, ठीक है। वो खुद अभी हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो वो करवा देंगे आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहाँ जाके थोड़ा सपोर्ट करो, और जितने भी क्लासमेट्स हैं सबको शेयर करोगे, सबको। अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लास के एंड में बात करेंगे जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जीव विज्ञानियों तथा दार्शनिकों ने समय समय पर विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं और सिद्धांत दिए। अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, महानुभव बैठे आप जैसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो कहते हैं कि नहीं यार ऐसे हुआ होगा कि सबसे पहले जीव ऐसे आया हुआ, ऐसा पृथ्वी बनी होगी। कल्पनाएं करते हैं, अलग अलग क्या दी उन्होंने, कल्पनाएं दी, सिद्धांत दिए, थ्योरीज दी, अवधारणाएं दी, ठीक है, अवधारणाएं, अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने धारणाएं दी भाई कैसे पृथ्वी पर निर्माण हो सकता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है, मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा, जो पूछता है वो चीज़ें बताऊंगा। विशिष्ट सृष्टिवाद, इनको लिख लेना, विशिष्ट सृष्टिवाद, सृष्टिवाद, ये पहला सिद्धांत था, विशिष्ट सृष्टिवाद। विशिष्ट सृष्टिवाद में क्या है मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका जो समर्थन है या जो इसको प्रतिपादन किया है वो क्या है, फादर सुरेज, FATHER, फादर सुरेज। सबको दिख रहा होगा, लिख लेना। ये थोड़ा सा अपने पास संसाधनों की कमी है, फिर भी मैं कोशिश जितने हैं उनमें ही मैं आपको दे रहा हूँ। विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत किसने दिया था, फादर सुरेज ने दिया था। इन्होंने क्या कहा ये देखना, फादर सुरेज ने दिया, तथा इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति ईश्वर जैसी अलौकिक शक्तियों के द्वारा मानी जाती है। ईश्वर जैसी अलौकिक शक्तियाँ, ईश्वर मतलब भगवान, गॉड, परमपिता परमेश्वर ऊपर वाला, उसके शक्तियों के द्वारा मानी जाती है। धर्म ग्रंथ बाइबल, इसमें 2 चीज, धर्म ग्रंथ बाइबल, धर्म ग्रंथ बाइबल। इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति ईश्वर जैसी अलौकिक शक्तियों के द्वारा मानी जाती है। धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार ईश्वर ने समस्त सृष्टि का निर्माण केवल 6 प्राकृतिक दिनों में कर दिया, 6 दिनों के अंदर कर दिया, 6 दिनों में। समझाऊंगा बाद में, एक बार आपको पहले थ्योरी बता देता हूँ। 6 दिनों में कर दिया। अब देखना, विशिष्ट सृष्टिवाद मतलब स्पेशल, विशिष्ट हो गया, स्पेशल हो गया, और इधर आ गया फादर सुरेज, पिताजी। फादर सुरेज क्यों आए वो चीज़ भी मैं समझाऊंगा। जो आपके क्रिश्चियन जो होते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन जो होते हैं, जो चर्च वगैरह में रहते हैं, उनको फादर वगैरह बोलते हैं, पंडित जी को, ठीक है, फादर बोलते हैं। तो अब ये पंडित जी आ गए, तो इससे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, भाई पंडित जी तो भगवान की आराधना करेंगे, परमपिता परमेश्वर को मानेंगे। तो ये क्या है, विशिष्ट सृष्टिवाद फादर सुरेज ने दिया। और इन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण, जीवों का निर्माण 6 दिन के अंदर हो गया था। और किसने किया, भगवान ने किया, और शक्तियों के द्वारा। और ये चीज़ किस में लिखी हुई है, धर्म ग्रंथ बाइबल। देखो, धर्म, भगवान, पंडित,
और विशिष्ट स्पेशल चीज़ और 6 दिन में ही पृथ्वी का निर्माण। तो ये चीज़ें ऐसे याद रखना विशिष्ट सृष्टिवाद को, कि विशिष्ट जो सृष्टिवाद था वो स्पेशल था, सबसे अलग था। किसने दिया था? फादर सुरेज ने, पंडित सुरेज ने इन्होंने दिया। पंडित है तो मंदिर में है, मंदिर में तो भगवान की पूजा करेगा, भगवान की पूजा करेगा तो क्या कहेगा? पृथ्वी भगवान ने बनाई है। ठीक है, इन्होंने ये कहा 6 दिन में बनाई है। तो 6 दिन में, वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, ये क्या है? पुरानी परिकल्पना है, पर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति में, जीवन की उत्पत्ति के लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कौन कौन सी थ्योरीज है। इन्होंने क्या कहा? फर्स्ट दिन है वो क्या किया? पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण। पहले दिन क्या किया? पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण, पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण। दूसरे दिन क्या किया? फादर सुरेज के अनुसार आकाश का निर्माण। थर्ड जो दिन है वो किया आपने? धरती और वनस्पति, वनस्पति का निर्माण ऐसे समझ लो। फोर्थ दिन जो किया इन्होंने वो किया सूर्य और तारों का निर्माण, सूर्य व तारों का निर्माण। फिफ्थ डे जो है इन्होंने किया जल एवं वायु में रहने वाले जीव, जल व वायु में रहने वाले जीव। और 7वें दिन किया मनुष्य और स्थलीय जीव, मनुष्य व स्थलीय जीव। फादर सुरेश थे, कह दिया ठीक है भगवान ने 6 दिन में पृथ्वी का निर्माण कर दिया, अलौकिक शक्तियों के द्वारा हुआ। ये चीज़ बाइबल ग्रंथ में भी लिखा हुई है। तो पहले दिन पृथ्वी का और स्वर्ग का निर्माण कर दिया, दूसरे दिन आकाश, धरती, वनस्पति, सूर्य, तारे, जलवायु में रहने वाले, जल और वायु में रहने वाले सरल जीव। और फिर 7वें दिन, 6वें दिन क्या किया? मनुष्य और स्थलीय जीव बना दिए। तो ये सिद्धांत हो गया। तो इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं हुआ कि भगवान आए थे और बना गए 6 दिन में। तो इस सिद्धांत को इतना ना तो पूछते हैं ना पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पर आपको बताना जरूरी है, आ सकता। ठीक है, सेकंड नंबर पे है। पहला सिद्धांत मैंने बता दिया, फादर सुरेज, विशिष्ट सृष्टिवाद, धर्म, 6 दिन, ये याद रखना। सेकंड की बात करते हैं अपन। सेकंड ब्रह्मांडवाद, ब्रह्मांडवाद, ब्रह्मांडवाद। सेकंड कौन सा है? ब्रह्मांडवाद। सेकंड की बात करते हैं। इसके समर्थनकर्ता कौन कौन थे? आर्नियस, वैज्ञानिकों के नाम याद रखना, आप लिख लेना इसको। आर्नियस, आर्नियस, प्रेयरी, होंडा, होंडी और सीटर, सी है ये, सीटर। 4 वैज्ञानिक थे। ब्रह्मांडवाद जो सिद्धांत, सेकंड सिद्धांत है, उसके 4 वैज्ञानिक क्या है? समर्थन करता है, सपोर्ट करने वाले। आर्नियस, प्रेरी, होंडा और सीटर। इन्होंने क्या कहा वो सुनो। इनके अनुसार ब्रह्मांड में किसी अज्ञात स्थान से जीव द्रव्य अंतरिक्ष गर्ज के साथ सरल जीवों के बीजाणु के रूप में आ गया। इन्होंने क्या कहा कि अंतरिक्ष के अंदर अचानक से गरज हुई, बिजली कड़की और जो सरल जीव है उनका जीव द्रव्य वहां पे आ गया। आर्नियस ने अपनी पुस्तक कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया में कहा कि जीवाणु समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित होते हैं, परंतु अंतरिक्ष बहुत ठंडा, शुष्क तथा विकिरण होता है। सबको पता है अंतरिक्ष में कोई बल काम नहीं करता, कोई ग्रेविटी नहीं होती, बहुत ठंडा होता है, बहुत शुष्क होता है तथा विकिरण होता है, कोई किरणें नहीं होती हैं। इसलिए इससे गुजरते समय किसी जीव या जीवाणुओं की संभावना नगण्य है। ये लॉजिक देके इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। पहला था विशिष्ट सृष्टिवाद, विशिष्ट सृष्टिवाद। सेकंड ब्रह्मांडवाद। थर्ड के बारे में बात करते हैं अब अपन। थर्ड जो सिद्धांत है उसके बारे में, प्रलयवाद, प्रलयवाद। यह सिद्धांत किसने दिया था? प्रलयवाद। इस सिद्धांत को आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। आकस्मिक यानी अचानक, थोड़ा सा प्रलयवाद, प्रलय हुआ और सब नष्ट हो गए, ऐसे याद रखना। ठीक है, यह सिद्धांत क्यूवियर तथा क्यूवियर के दिया द्वारा, क्यूवियर नाम का वैज्ञानिक है, उसके द्वारा दिया गया था। प्रलयवाद है, उसको अचानक उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये क्यूवियर नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने दिया था। इन्होंने क्या कहा? क्यूवियर के अनुसार पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय तथा क्रांति होने के कारण पर्वत समुद्रों में धंस जाते हैं तथा समुद्र तल ऊपर उठकर ऊंचे पर्वतों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में जीवों का विनाश हो जाता है। विनाश के पश्चात पृथ्वी पर उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ आपस में मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जो पुराने विलुप्त जीवों से अलग होता है। इसने क्या कहा? प्रलयवाद शब्द से समझ में आ रहा होगा, प्रलय होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। क्यूवियर क्या करता था? जीवाश्म जो आते हैं उनका अध्ययन करता था। तो इसने क्या बोला कि पृथ्वी पर समय समय के बाद एक, जैसे कहते थे पहले 2012 में मरेंगे सब, वो होएगा, पृथ्वी उल्ट पुलट होएगी, फलाना लिखना, तो वो सब क्यूवियर के धर्मभाई थे। ठीक है, तो क्यूवियर क्या बोलता है प्रलयवाद के बारे में? क्या कहा इसने? पढ़ क्या रहे हैं अपन? ओरिजिन ऑफ लाइफ।
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, तो कैसे कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, उसके सिद्धांत पढ़ रहे हैं और ये पुराने सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो प्रलयवाद क्यूवियर ने दिया जीवाश्मों का अध्ययन करते हुए कि टाइम टू टाइम पृथ्वी पर प्रलय आते हैं, धरती उल्ट पुल्ट हो जाती है, समुद्र ऊपर चले जाते हैं, पर्वत नीचे चले जाते हैं, सारे जीव नष्ट हो जाते हैं और कुछ समय बाद उच्च दाब और ताप के कारण जो मर गए उनके जो जीवांश में उनसे कार्बनिक पदार्थ से जो जीव द्रव्य है उसका निर्माण होता है और सरल जीवों का निर्माण होता है, और जो नए जीवों का निर्माण होता है वो जो मर गए ना उनसे सबसे अलग होते हैं, ये इसने कह दिया। जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं जो पुराने विलुप्त जीवों से अलग होता है, जिसके कारण उत्पन्न जातियां विलुप्त जातियों से असमानता प्रदर्शित करती है। उपयुक्त तर्क से यह निष्कर्ष निकलता है कि पुरानी जातियों के विलुप्त होने से ही नई जातियां बनती है। पर इस सिद्धांत का भी कोई लॉजिक आपको लगा कि कुछ लॉजिक कैसे ऐसे होता है, ऐसे पृथ्वी बनी थी, चलो ठीक है ऐसे बनी थी, पर फर्स्ट बार जब प्रलय आया होगा तब जीव की उत्पत्ति कैसे हुई ये तो समझा भाई क्यूवियर, तो ये नहीं समझा पाया, फेल हो गया। बात करते हैं फोर्थ सिद्धांत की। फिर आया इसका भी बड़ा, स्वतः उत्पादन या अजीवात जीवोत उत्पत्ति। स्वतः उत्पादन या अजीवात, शब्द से समझ में आएगा भी, थोड़ा सा ध्यान लगा के, अजीवात जीवोत उत्पत्ति सिद्धांत, अजीवात जीवोत उत्पत्ति सिद्धांत। स्वतः उत्पादन मतलब अपने आप ही पैदा हो गए, या फिर अजीवात बिना जीवों के जीव बन गए हैं, ठीक है, ये चीज जो बोलता है। जीवन की उत्पत्ति के विषय में दिया गया प्राचीनतम सिद्धांत, सबसे पुराना सिद्धांत है ये वाला, इसके बारे में पूछ सकता है। इसको मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ कि इन तीन के बारे में आपको नहीं याद हो ना तो भी कोई बात नहीं, ये याद रखना। स्वतः उत्पादन या अजीवात जीवोत उत्पत्ति सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति को समझाने के विषय में दिया गया सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे? अरस्तु। अब अरस्तु तो फेमस आदमी है, जानते होंगे आप भी अरस्तु को, जिसको एरिस्टोटल बोलते हैं अंग्रेजी में। अभी अभी आया था ऊपर, बायोलॉजी का फादर था, जूलॉजी का फादर था, जिसने जूलॉजी बनाई है। तो यार कुछ सोच समझ के दिया होगा सिद्धांत, पढ़ते हैं इसके बारे में, बहुत मजा आएगा। अभी इसके समर्थन करता कौन कौन थे? अरस्तु, इसके साथी थे इसके दोस्त प्लेटो और एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर तीन वैज्ञानिक थे, एनेक्सीमेंडर, प्लेटो, अरस्तु। अब अरस्तु भाई मेन आदमी है, मुख्य आदमी, अपना नेता है। यही आ गया तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे। क्या नाम है सिद्धांत का? स्वतः उत्पादन या अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत। अरस्तु ने यह मत दिया कि सजीव वस्तुओं की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है। अब ये तो इतना कह के निकल गया, क्या कह के निकल गया कि सजीव जो है उनकी उत्पत्ति किससे होती है? निर्जीवों से। इतना कह के अरस्तु राम जी चल बसे, निकल गए। उसने क्या कह गया कि ये जैसे डस्टर है, निर्जीव है, इससे ही सजीव की उत्पत्ति, ये कह दिया अरस्तु ने। अब ये तो कह के चला गया ये, पर आप जैसा कोई उद्यमी था, कौन था? उद्यमी था। तो उसने क्या कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? उसने क्या किया? प्रयोग किया कि यार अरस्तु इतना बड़ा आदमी था, खुद का नाम कर गया, उसको बदनाम कर देते हैं, अपन अपना नाम कर लेते। तो एक उद्यमी था, उद्यमी का क्या नाम था? वॉन हेलमांट। वॉन हेलमांट नाम का वैज्ञानिक था, उसने इस चीज पे प्रयोग किया। और क्या प्रयोग किया ये पूछते हैं, वॉन हेलमांट का प्रयोग। और वॉन हेलमांट ने क्यों प्रयोग किया? सबसे जो पुराना सिद्धांत है स्वतः उत्पादन या अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत, जो किसने दिया था? अरस्तु, प्लेटो और एनेक्सीमेंडर ने। उसने क्या कहा अरस्तु ने कि सजीव वस्तु की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है। तो इसके लिए उद्यमी था वॉन हेलमांट, उसने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया वो चीज देखना आप। वॉन हेलमांट का प्रयोग, वॉन हेलमांट ने क्या किया कि यदि 2 दिन तक किसी अंधेरे कमरे में, यदि 21 दिन तक किसी अंधेरे कमरे में गेहूं रखकर उसके पास पसीने में भीगी हुई कमीज, ये मेरा कमरा है, ठीक है, ये उद्यमी का कमरा है। किसका? उद्यमी। और उद्यमी कौन था? आप नहीं, आप बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ते हो। ये कौन था? वॉन हेलमांट था। वॉन हेलमांट को उद्यम क्यों सूझा? क्योंकि अरस्तु कह के निकल चुका था कि निर्जीव वस्तु की उत्पत्ति सजीव वस्तु से होती है। तो ठीक है, वॉन हेलमांट ने क्या किया? खुद के कमरे में थोड़े से गेहूं रख दिए। गेहूं निर्जीव है, ठीक है। फिर इसने क्या किया? खुद की पसीने में भीगी हुई कमीज थी, बहुत गंदी, इसकी मम्मी धो नहीं रही थी, उस कमीज को यहाँ पे रख के इसको रख दिया। इसने क्या किया? प्रयोग सुनना इसका। यदि 21 दिन तक किसी अंधेरे कमरे में गेहूं रखकर उसमें बासी पसीनों से भीगी कमीज रख दे तो उसमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। चूहे उत्पन्न हो जाएंगे, वहाँ पे चूहे उत्पन्न हो जाएंगे।
ये कह के ये चला गया। इसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि पृथ्वी पर वातावरणीय दशाएं ऐसी नहीं है कि निर्जीव वस्तु से सजीव उत्पन्न हो सके। ये तो कह के निकल गया एनेक्सीमेंट ये अरस्तु वाले की चीज़ को कि हाँ यार सही था वो आदमी, उसने ऐसे ऐसे किया तो मैंने भी ये किया तो चूहे उत्पन्न हो गए। पर जो और वैज्ञानिक थे और उद्यमी थे इससे बड़े, उन्होंने कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये सिचुएशन यहाँ पे है, जो स्थिति है वो उस टाइम नहीं थी पृथ्वी पे, और ऐसे भी नहीं हो सकता, आपको साइंटिफिक रीजन नहीं है। इसके बाद में आता है फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग। ये बहुत दिमागदार ये आदमी था, ये था आपकी तरह। और फ्रांसिस्को रेडी है वो इसी सिद्धांत के ऊपर प्रयोग किया उसने। समझ में तो आ रहा ना आपके? सॉरी। जिसने यहाँ तक क्लास देखी है, जिसको समझ में आया वो नेलमांड तक का, वो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में क्या लिखोगे, सब खुद का नाम लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैं इसके सिद्धांत समझा के फिर आगे एक और चीज़ बताऊंगा, वो आपको लिखनी है, तो मेरे को पता रहेगा कि इस भाई ने कहाँ तक क्लास देखी है, देख भी रहे हो या नहीं, या मैं ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ अंधेरे में ही। फिर आता है फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग। फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग। फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया, ध्यान से सुनना, थोड़ा यार क्लास लेंथी हो जाएगी वैसे। इसने मृत जानवरों के टुकड़ों को उबाला। इसने क्या किया, मृत जानवरों के जो मरे हुए जीव थे उनका मांस लाया, उसको उबाला क्यों, इनके ऊपर सारे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएं। इसने कह दिया ना कि निर्जीव वस्तुओं से उत्पत्ति हो रही है, तो इसने मांस लाया, उसको उबाला। इसने मृत जानवरों के मांस के टुकड़ों को उबाला, जिससे उनसे पहले से उपस्थित सूक्ष्म जीव खत्म हो जाए। फिर इन्हें जारों के अंदर भर दिया। उसने कुछ जारों को खुला छोड़ दिया तथा कुछ का मुंह बंद कर दिया। जिन जारों के कुछ टाइम बाद इसने निरीक्षण किया तो जिन जारों के मुंह मखमल के कपड़े से बंधे हुए थे उनमें कुछ नहीं हुआ, और जिनके खुले थे ना उनके ऊपर क्या हुआ, जो मांस के टुकड़े डाले थे उनके ऊपर मक्खियाँ कीटों के अंडे आ गए। सीधा समझना। वो फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया, 5-6 मुर्गे लिया है मार के, ठीक है, उनको क्या किया, पानी में उबाल दिया। मांस के टुकड़ों को 3 जार लिए, तीनों जारों में भर दिया, जिनमें से 2 जारों के मुंह इसने बंद कर दिए, 1 जार का खुला छोड़ दिया। 5 दिन बाद ये गया और इसने देखा कि जिन जारों के मुंह बंद थे ना उसमें मांस ऐसा का ऐसा पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ। और जिस जार का मुंह खुला था उस जार के मांस के ऊपर क्या है, अंडे, लार्वा वगैरह मिले इसके सूक्ष्म जीवों के, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इन जारों का मुंह भी खोल दिया। तो इन जारों का मुंह खोल दिया तो कुछ टाइम बाद इनके ऊपर भी अंडे मिले। तो इसने ये सिद्ध किया कि यार निर्जीव वस्तु से सजीव वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। होता क्या है, उस निर्जीव वस्तु के ऊपर कोई ना कोई सजीव जो जीव है वो आके अंडे लार्वे छोड़ जाता है, आता है खाने के लिए, घूमता फिरता आपकी तरह, तो वो छोड़ जाता है, तो उसी की वजह से होती है। बाकी ये चीज़ गलत है, ये सारे पागल थे सारे जो इन्होंने ये कह दिया कि निर्जीव वस्तु से सजीव वस्तु की उत्पत्ति होती है। तो फ्रांसिस्को रेडी ने ये सिद्ध कर दिया। उसके बाद में आता है लेजेरो स्पेंजी का प्रयोग। लेजेरो स्प्लेंजी का प्रयोग। फिर उसके बाद में है लुईस पास्चर का प्रयोग। ये जो है लुईस पास्चर का प्रयोग, वक्रनली सिद्धांत, जिसको क्या बोलते हैं, लुईस पास्चर का वक्रनली सिद्धांत, इसके बारे में देखते हैं। इस प्रयोग के पश्चात जीवोत उत्पाद भी सिद्धांत अमान्य हो गया। इसके बाद में तो जो लुईस पास्चर था, लुईस पास्चर का नाम और कहीं पे भी आता है आपके किण्वन वगैरह में, तो लुईस पास्चर ने जो प्रयोग किया ना उसके बाद तो ये जो सिद्धांत था जीवोत्पत्ति या स्वतः उत्पादन का सिद्धांत जो अरस्तु वगैरह ने दिए थे, प्लेटो वगैरह ने, वो संपूर्ण रूप से क्या हो गया, फेल हो गया। इसने क्या किया, वक्रनली प्रयोग किया था। इस प्रयोग के पश्चात जीवोत्पत्ति सिद्धांत अमान्य हो गया। पास्चर ने एक फ्लास्क में क्या किया, इसने एक फ्लास्क वगैरह लिया और उसमें जो जीव द्रव्य था वो डाल के कुछ ऐसा प्रयोग किया था। तो ये अपना सारा कुछ है जो मैंने अभी आपको बताया, ये है पुराने सिद्धांत। ये नए सिद्धांत कहाँ गए, ठीक है, ये थे पुराने सिद्धांत। 4 सिद्धांत बताए, विशिष्ट सृष्टिवाद फादर सुरेश, ब्रह्मांडवाद आर्नियस पेरेरी वगैरह, प्रलयवाद क्यूवियर, और एक बताया मैंने अभी स्वतः जीवोत्पादन सिद्धांत अरस्तु के ऊपर प्रयोग किया। किसने, फ्रांसिस्को रेडी, लेजेरो स्पेंजी, लुईस पास्चर ने वक्रनली प्रयोग किया और क्यूवियर ने प्रयोग किया। कौन सा, चूहे वाला। ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो मेन चीज़ है वो अब है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि मेरे को खुद को फील हो रहा है ऐसा कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ
अब या तो हो सकता है कि ये थ्योरी है, थोड़ी सी समझाने वाली चीज़ें हैं, मेरे को बड़ा बोर्ड चाहिए, सामने आप चाहिए जो मेरे से क्वेश्चन करो फिर मैं आपको बताऊं, तो पढ़ने का अलग ही मज़ा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे जो मोस्ट चीज़ है ये सारी हमने पढ़ी, वो थी प्राचीनतम परिकल्पनाएं, प्राचीनतम परिकल्पनाएं। पुराने आदमी तक कह गए कुछ भी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में। अब जो पढ़ेंगे मोस्ट वो है आधुनिक। इनका कोई सेंस नहीं निकला, एक दूसरे ने कैंसिल कर दी इनकी। फिर है आधुनिक परिकल्पनाएं, आधुनिक परिकल्पनाएं और आधुनिक परिकल्पनाएं। आधुनिक परिकल्पनाओं में सबसे पहली है एआई ओपेरिन, इसको बोलते हैं एआई ओपेरिन की, एआई ओपेरिन ये वैज्ञानिक का नाम है। आधुनिक परिकल्पनाएं सारी लॉजिक के ऊपर है। एआई ओपेरिन की आधुनिक परिकल्पना, आधुनिक परिकल्पना, एआई ओपेरिन की आधुनिक परिकल्पना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसने क्या कहा भाई, एआई ओपेरिन भाई साहब आ तो लिए, जीवन की उत्पत्ति के इस मत को सर्वमान्य सिद्धांत कहा जाता है। इस मत को सर्वमान्य तथा विस्तृत परिकल्पना के रूप में सर्वप्रथम रूसी जैव रसायन एआई ओपेरिन ने दिया था तथा अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, छोटे पेपर जो आपका आता है न्यू टाइप पार्ट एबेसड वाला, उसका क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसकी है, किसकी है, एआई ओपेरिन की है। सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, आधुनिक परिकल्पना है, किसकी है, एआई ओपेरिन की है। अब इन्होंने क्या कहा, इस परिकल्पना को प्रकृतिवाद अथवा जीव रसायन उद्भव भी कहा जाता है। ओपेरिन हेल्डन की परिकल्पना अनुसार जीवन की उत्पत्ति निम्न चरणों में हुई थी। इसके अनुसार क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति निम्न चरणों में, ये पहला चरण। ये चीज़ मोस्ट है, फिर से कर रहा हूँ, याद रखना, दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। आधुनिक परिकल्पनाएं जो पढ़ रहे हैं उनमें सबसे फर्स्ट है एआई ओपेरिन की परिकल्पना। एआई ओपेरिन की परिकल्पना को आधुनिक परिकल्पना भी कहते हैं, जो एआई ओपेरिन ने दी थी, जो क्या था, रूसी जैव शास्त्री था। और इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। तो इसने जो परिकल्पना दी, पढ़ क्या रहे हैं अपन, टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के बारे में पुराने सिद्धांत सारे कैंसिल हो गए, बकवास करके चले गए, दिमाग खराब हो गया मेरा भी, तुम्हारा भी, सबका। बाद में ये नए वैज्ञानिक आए, अब ये कह रहे हैं कि यार मैं बताता हूँ जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, लॉजिक दूंगा तुम्हें। तो सबसे पहले आया एआई ओपेरिन सामने, सर्वमान्य सिद्धांत आधुनिक परिकल्पनाओं के अंदर। इसने क्या कहा, इसकी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके अंदर कहा कि निम्न चरणों के अंदर पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई। तो अपन पढ़ेंगे पहला चरण, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इसने कहा कि पहले सबसे पहले सूरज का निर्माण हुआ, फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म था, 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म था। उसके बाद में वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर हुआ पृथ्वी का निर्माण। पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण होते क्या हुआ, गैसों का निर्माण हुआ। कौन कौन सी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट, पृथ्वी के निर्माण के बाद में। फिर हुआ आदि वायुमंडल का निर्माण, जो पुराना वायुमंडल है। देखो सबसे पहले सूरज एक आग का टुकड़ा था जिसका टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, उसका जो टुकड़ा था पृथ्वी के रूप में बन गया। पृथ्वी जब बन गई ठंडा होकर, सब फिर उसके ऊपर आई गैसें। फिर जब गैसें उपस्थित हो गई तो फिर बना आदि पर्यावरण या आदि वायुमंडल। अब आदि का मतलब होता है ओल्ड, OLD, ओल्ड यानी होता है बूढ़ा, पुराना, प्राचीन। प्राचीन वायुमंडल का निर्माण हुआ। ये हो गया फर्स्ट चरण, किसका, एआई ओपेरिन का। इसके बाद में देते हैं इसका द्वितीय चरण, सेकंड चरण, सेकंड स्टेप देखते हैं। दूसरा चरण, अणुओं तथा अकार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति। अणुओं तथा अकार्बनिक पदार्थ, अब ये चीज़ समझना बहुत मोस्ट है, अणुओं तथा अकार्बनिक पदार्थों की। अकार्बनिक, अब सीधा कार्बनिक पदार्थ नहीं बनेंगे, अकार्बनिक पदार्थों के सेकंड चरण में। अणुओं की उत्पत्ति कैसे होगी वो चीज़ भी समझना। सरल कार्बनिक यौगिका का निर्माण, जैसे कि गैसें बन गई थी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, H+H, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाए, H2O। सबको दिख रहा होगा भाई। सरल यौगिकों का निर्माण हुआ, यही तो पढ़ रहे हैं, अणुओं का निर्माण हुआ और सरल यौगिकों का, अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। तो गैसें तो बनी गई थी, तो हाइड्रोजन गैस के 2 अणु प्लस ऑक्सीजन का 1 मिलकर क्या बनाए, H2O। H2O एक अणु हो गया, ठीक है, दोनों का मिलने के बाद। और क्या हो गया, अकार्बनिक पदार्थ। H2O में कहीं आपको कार्बन दिख रहा है क्या, कार्बन का अंश C नहीं है। तो सबसे पहले क्या बने, अकार्बनिक, जैसे जल का निर्माण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। फिर है तीसरा चरण, थर्ड। इनको मिटाऊंगा नहीं, इसके एक चीज़ समझाऊंगा आगे। थर्ड चरण,
थर्ड चरण में इन्होंने क्या कहा कि CO2 CO CN2 आदि गैसें बनी, फिर कार्बनिक यौगिक बने, मतलब इनका मतलब ये था CO2 N2 CO2, ठीक है, CN2, ये इन गैसों का निर्माण हुआ। इन गैसों की उत्पत्ति हुई प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में CH4, मोस्ट चीज़ है, प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में CH4, ठीक है, प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में CH4 का निर्माण हुआ तथा न्यूक्लिक एसिडों का निर्माण, जो न्यूक्लिक अम्ल आता है जैसे DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये है न्यूक्लिक अम्ल है। इनमें क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल में कार्बन पाया जाता है। जब कार्बन की उत्पत्ति हो गई, कार्बनिक यौगिक, तो DNA RNA न्यूक्लिक अम्ल वगैरह हैं, उनका निर्माण हुआ। कब हुआ? थर्ड चरण में। और थर्ड चरण किसका पढ़ रहे हैं? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की जो आधुनिक परिकल्पनाएं हैं उनमें उनका आधुनिक परिकल्पनाओं की पहली परिकल्पना एआईओपेरिन की परिकल्पना, उसका थर्ड चरण पढ़ रहे हैं अपन। न्यूक्लिक एसिडों का निर्माण हो गया। फोर्थ पे फिर क्या हुआ? कोलाइड्स एवं आदि का निर्माण हुआ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पुरानी, एक सेल बायो है, बायोलॉजी में एक क्वेश्चन हमेशा आता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर, या जंतु और पादप कोशिका में अंतर, एनिमल सेल प्लांट सेल में अंतर, वो चीज़ पढ़ लेना आप। तो प्रोकैरियोटिक, इसको प्रो मत बोलो, बोलो पुरानी कोशिका। और न्यू एक आती है यूकैरियोटिक, यू, इस यू को बोलो न्यू, NEW, न्यू। न्यू मतलब यूकैरियोटिक मतलब नई कोशिकाएं, नई कोशिकाएं होगी तो अधिक विकसित होगी, सारी चीज़ें उनमें पाई जाएगी। प्रोकैरियोटिक पुरानी कोशिकाएं होगी, अधिक विकसित नहीं होगी, कुछ चीज़ें उसमें एब्सेंट रहेगी। ऐसे करके याद रखना, भूलना मत, कंफ्यूज मत होना। प्रो मतलब पुरानी, न्यू, यूकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक की जगह न्यूकैरियोटिक, नई बनी हुई कोशिकाएं। तो इसमें क्या हुआ? CH4 वगैरह बने, न्यूक्लिक अम्ल बने, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद में स्व उत्प्रेरक जीनों का निर्माण हुआ, विषाणु वगैरह। एक चीज़ है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, उसको क्या बोलते हैं? वायरस। जो आपके वायरस जो जीव है वो क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है? योजक कड़ी है, ब्रिज है। इसकी खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने, इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। सजीवों के गुण भी पाए जाते हैं, निर्जीवों के गुण भी पाए जाते हैं, तो बीच की योजक कड़ी इसको कहा जाता है। उसके बाद में क्या हुआ? देखो, स्वपोषी कोशिकाओं का निर्माण हुआ। स्वपोषी कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जैसे कि प्लांट्स, उनका निर्माण हुआ जिनको किसी के पोषण की जरूरत नहीं पड़ी, धूप वगैरह थी, उससे खुद पोषण बनाने लगे। उसके बाद में सुकेंद्रीय कोशिकाएं। सुकेंद्र का मतलब होता है जिनका केंद्रक सही है, और केंद्रक सही किनका रहेगा? यूकैरियोटिक का। और यूकैरियोटिक को क्या बोल सकते हैं? न्यू सेल्स, मतलब जटिल कोशिकाएं, सरल जीवों का निर्माण, फिर जटिल जीवों का निर्माण। तो ये एआईओपेरिन की परिकल्पना सही थी और इन्होंने ये किया। अब इसको सही है या गलत है, उसका प्रयोग किसने किया? स्टैनले मीनर। ये सब चीज़ें चाहे अपने काम में आएगी भाई। जैसे अरस्तु ने ये कह गया कि निर्जीव वस्तु से सजीव वस्तु की उत्पत्ति होती है, तो उसके प्रयोग किसने किया? उसको समझाने के लिए क्यूवियर ने किया, और ने भी किया, जिसने इसको अमान्य घोषित कर दिया मांस के टुकड़ों द्वारा, ठीक है। अब फिर एआईओपेरिन ने दे दी ये परिकल्पना। अब ये चीज़ें हुई थी या नहीं हुई थी, ये सारी चीज़ चेक करने के लिए स्टैनले मिलर एक वैज्ञानिक था। स्टैनले मिलर वैज्ञानिक था। उसने ये जो सैम कंडीशन एआईओपेरिन ने बताई ना, सारी की सारी उसने क्या की? लैब में बना दी। सारी की सारी कंडीशंस लैब में तैयार की और सारे प्रयोग किए, ऐसे हो सकता है क्या? तो रियल में ऐसा हुआ, और इसको सर्वमान्य सिद्धांत कहा जाता है, और यही आपके पेपर में आते हैं। स्टैनले मिलर का प्रयोग मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार जल्दी से समझा देता हूँ। क्लास कितनी लंबी हो गई मेरे को पता भी नहीं है। स्टैनले मिलर ने क्या प्रयोग किया इस एआईओपेरिन के आधार पे? एआईओपेरिन कह तो दिया कि ऐसे ऐसे पृथ्वी का निर्माण हो गया 4 चरणों में। अब इसने सबसे पहले बताया था कि 5000 से 6000 सूर्य गर्म था, फिर ठंडा हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो एआईओपेरिन ने क्या किया? स्टैनले मिलर ने क्या किया एआईओपेरिन के प्रयोग के आधार पे? स्टैनले मिलर ने हेराल्ड उरे के साथ मिलकर, हेराल्ड उरे इसका दोस्त था, हेराल्ड उरे की देखरेख में 1952 में ओपेरिन परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की पाई जाने वाली सभी दशाओं को प्रयोगशाला में तैयार किया तथा जीव द्रव्य के निर्माण की क्रिया को अपने प्रयोग के द्वारा समझा कि यह सिद्ध किया कि एआईओपेरिन की परिकल्पना है वो सर्वमान्य सिद्धांत है। एक बड़े फ्लास्क में CH4 NH3 और H2 गैस का 2:1:2 का घोल लिया। अब इसे एक जल से भरे छोटे फ्लास्क के साथ कांच की नली के साथ जोड़ दिया, जिसमें 2 बड़े इलेक्ट्रोड लगा दिए। अणु छोटे फ्लास्क से जल को उबाला तथा जल वाष्प को मीथेन वाले फ्लास्क में जाने दिया। मैं समझाऊंगा अब आपको। एक बड़ा फ्लास्क लिया, ठीक है, चित्र के द्वारा समझाता हूँ। ये एक फ्लास्क लिया मैंने, इसमें 2 बड़े इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोडों के अंदर क्या किया? इसने हाई वोल्टेज का करंट दिया। कितने? टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, जिनमें लगभग
60,000 वोल्टेज, ये टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड, इनमें लगभग 60,000 वोल्टेज का करंट दिया, जिससे कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गए। गर्म होने के बाद इन दोनों को भिड़ा के स्पार्क करा के यहाँ पे एक चिंगारी उत्पन्न की, जो कि सूर्य के रूप में, ठीक है। इसने कहा कि सूर्य था 5,000 से 6,000 टेम्परेचर था, तो ये की। फिर इसको क्या किया, जलवाष्प में ठंडा करके नेक्स्ट वाले में भेज दिया इधर। और सेम इसने ऐसा कहा था कि पृथ्वी, जो सूरज धीरे धीरे ठंडा हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। वहाँ पे भेजा ठंडे में, तो वहाँ पे क्या हुआ, इसने देखा कि कुछ गैसों का निर्माण हो गया, ठीक है। ये वाली गैसें ले ली इसने, CH4NH2 सरल गैसें ले ली। इन गैसों के बाद में क्या हुआ आगे देखना, इस लगभग 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा के द्वारा दोनों टंगस्टन के इलेक्ट्रोडों में विद्युत स्पार्क उत्पन्न किया, जिससे लाल रंग का द्रव्य प्राप्त हुआ, तथा इस पदार्थ का रासायनिक संगठन का विश्लेषण करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। इस द्रव्य में ग्लाइसिन, ये पर्सन आता है, ग्लाइसिन, एमिनो एसिड तथा सरल शर्कराएं तथा अन्य कार्बनिक यौगिक थे, जो ओपेरिन हेल्डिन परिकल्पना के अनुसार, AI ओपेरिन परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के गर्म होने की दशा में उत्पन्न हुए थे, जो कि जीव द्रव्य के निर्माण में सहायता होते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने मिलर के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि आद्य सूक्ष्म में सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण हुआ है। क्या निष्कर्ष निकाला कि सरल कार्बनिक पदार्थों से ही जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ है। ये कंप्लीट होता है लेक्चर में, एक बार समझा देता हूँ, चित्र आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। चित्र आप देख सकते हो, शायद मैं इधर से दिखाता हूँ, आपको दिख रहा हो तो, दिख रहा है। तो ये कंप्लीट होता है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। दीपक फ़ोन आ रहा है आपको, ठीक है, 7-8 फ़ोन आ लिया, बात कर, ठीक है। बायोलॉजी आधुनिक परिकल्पना AI ओपेरिन ने दी थी। क्या कहा, 4 चरणों में हुआ। पहले चरण में पृथ्वी बहुत गर्म थी, ये सारा कुछ, और ये प्रयोग किया स्टैनले मिलर ने, ये गैसें फ्लास्क वगैरह प्रयोगशाला में, और उसने सिद्ध कर दिया कि ठीक है, AI ओपेरिन सबसे बेस्ट परिकल्पना है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की। उसके बाद में कोई सिद्धांत नहीं आया, तो यही सिद्धांत आपको पूछते हैं पेपर में, AI ओपेरिन वाला। तो आई होप सबके समझ में आएगा। मैंने कोशिश तो की, अब मेरा गला हो रहा है, सूख रहा है, खाना मैंने खाया नहीं, खाना वगैरह खाते हैं। तो सभी से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपको, सारे भाइयों को, मेरे सारे बहनों को जो भी देख रहे हैं वीडियो, एक तो सबसे पहले आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी आपके पास कॉन्टेक्ट है BSc एग्रीकल्चर के, सबके पास ये क्लास शेयर कर दोगे, ठीक है। दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, शेयर कर दोगे। दूसरी बात, क्लास को लाइक कर देना, सब्सक्राइब। इस क्लास पे मैं एम करता हूँ कम से कम 1K लाइक्स का। 1000 स्टूडेंट मेरे भाई बहन इस क्लास को लाइक करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी का बहुत जल्द दूंगा, बायोलॉजी का तभी स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। सही रिस्पांस नहीं दे रहे हो, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, उसका आधा रिस्पांस भी आप नहीं दे रहे हो। पहला काम था सबको शेयर करोगे, दूसरा इसको लाइक कर देना, तीसरा मेरे को कमेंट फीडबैक जरूर देना, आपको क्या ज़रूरत है, आपको मैं क्या चीज़ प्रोवाइड करा सकता हूँ। मेरे से जितना बनेगा उतना मैं आपको 24 आवर्स आपके लिए रेडी हूँ। तो मेरे को आप सजेस्ट करना, जो आप चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ आप मेरे को बताओ कि क्लास चाहिए, कौन सी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का आपका ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं जितना मेरे से है उतना मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। थर्ड चीज़, ठीक है, शेयर, लाइक, कमेंट। शेयर दबा के करना, जितने भी क्लासमेट्स, आगे देखे नहीं दिखे बाद की बात है, शेयर कर देना। कमेंट्स में मेरे को बताना सही पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, खुल के दिल खोल के लिखना, जो चीज़ लिखना चाहो। फोर्थ है, बहुत सारे अभी तक लगभग 53% ऑडियंस ऐसे हैं, 100 में से 53 बंदे ऐसे हैं जो क्लास ले रहे हैं कंटिन्यूस, पर चैनल फैमिली मेम्बर नहीं बन रहे अपना। जो फार्मर्स लव, बहुत सोच समझ के नाम निकाला, किसानों का प्रेम, क्योंकि फार्मर जो वर्ड है ना, वो मेरे लिए बहुत कुछ रोल रखता है मेरी लाइफ में। फार्मर जो शब्द है बहुत कुछ, ऐसे समझ लो प्राउड है मेरा, एग्रीकल्चर प्राउड है, गर्व है मुझे, ठीक है। तो ये जो फार्मर्स लोग अपनी फैमिली उसका मेंबर नहीं बन रहे। 53% ऑडियंस ऐसे हैं, मैंने देखा है मेरे एनालिटिक्स में, वाइट स्टूडियो में, कि जो क्लास वगैरह ले रहे हैं बट चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अपना फैमिली मेम्बर नहीं बन रहे। तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। जो एम था मेरा वो पूरा करें। इस क्लास पे 1K का करता हूँ। और एक और चीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ खुशी मैम के नाम से, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे 5-6 वीडियो हैं। और अब रेगुलर, मैम की थोड़ी तबीयत ख़राब थी इस वजह से नहीं आ पाए, बाकी रेगुलर वीडियोस वगैरह आएंगे। तो सारे भाइयों से हाथ जोड़ के मेरा यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंग्लिश मैथ की क्लासें मैं करवाऊँगा, बाकी सारी सब्जेक्टें मैं अकेला करवा रहा हूँ। कोई शिकायत है तो वो मेरे को बताओ, और कोई हेल्प जो मैं कर सकूँ तो वो मेरे को आप बताओ। बाकी सारे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच। शेयर, लाइक, कमेंट जो भी है करना, ठीक है, मैंने बोल दिया है। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।